सभी भाइयों का स्वागत है फ्री स्टडी के चैनल पर। इस पे जैसे कि आपको पता है मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के कुछ हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं, वो मैं सारे कराने वाला हूँ। जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से कुछ जो पेपर हैं वो कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से जो मेट्रो में अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन हैं वो कराए गए हैं, और इसरो के भी कराए जाएंगे और डीआरडीओ के भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जो कंटेंट डालूं तो उस तक रीच पहुंचे और मुझे बनाने में भी मज़ा आए। ठीक है, और मैं उसको अच्छी तरह से भी एक्सप्लेन कर पाऊँ आपके लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास, और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है, और बच्चों ने कहा था कि क्लास लंबी होनी चाहिए सर, तो इस बार से क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। क्वेश्चन मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 15, मतलब पहला कहने का मतलब है 15 है, बाकी की 14 हो चुके हैं। 15वां क्वेश्चन है कि यूपीएस जो होता है उसका जो यू है उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है या उसको क्या बोला जाता है। कहने का मतलब ये है, अब यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेबल का मतलब होता है बगैर रुके देने वाला सप्लाई, यानी कि उसमें कोई भी खेद नहीं आता जब लाइट चली जाती है। ठीक है, इंटरप्टेड का मतलब ये होता है। तो क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये लिखा है इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, इस तरीके का यूपीएस आपको दिखाई देता हो। जिसने नहीं देखा तो वो यहाँ देख सकता है, बाकी जिसने देख रखा होगा उन्हें पता होगा कि यूपीएस कैसा दिखता है। बाकी यूपीएस को जब आप खोलते हो, आईटीआई में हो और आपने यूपीएस अगर खोला हो तो आप देखोगे कि ऊपर एक मदरबोर्ड निकलता है। ये इसमें 3 या 4 इसमें मॉसफेट लगे रहते हैं। 4 इसमें मॉसफेट लगे रहते हैं, काफ़ी पावर वाले मॉसफेट होते हैं, या आईजीबीटी भी लगा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा रहता है बहुत बड़ा। ठीक है, जो वेट होता है वो ट्रांसफार्मर का होगा और इस बैटरी का वेट होगा। ये लेड एसिड बैटरी होती है। ठीक है, ये फ्रंट पैनल है इसका, ये पावर स्विच है, ये इसके इंडिकेटर हैं कि मेन्स ऑन है या यूपीएस ऑन है, या बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है। ये इसका मदरबोर्ड है, इसको मैं बता चुका हूँ मदरबोर्ड है। ये आपका बैटरी है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरी इसमें यूज़ होती है। जो मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ ना, वो सारे आने वाले क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हर एक बात को ध्यान से सुनना है और हर एक कंसेप्ट को समझ समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, बस पूछने का तरीका बदल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 16 क्वेश्चन है। जनरली डैश टाइप ऑफ बैटरी यूज्ड इन यूपीएस। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी बैटरी यूज होती है यूपीएस में। यूपीएस में जो यूपीएस है उसमें हमारी लेड एसिड बैटरी यूज होती है। ठीक है, पहले के जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, और उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये स्टैटिक्स होता है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही आपकी ब्रेन मेमोरी में वो जो कंसेप्ट है, वो नॉलेज है, वो स्टोर हो जाएगी। तो इसलिए बार बार पढ़ लेना ज़रूरी रहता है। बाकी ये मैंने टेलीग्राम पे इसके नोट्स डाल दिए हैं। जिन्होंने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। और वहीं मैंने सारे नोटिफिकेशन वगैरह जो पीपीटी है सब वहीं डाल दिए हैं। लेड एसिड बैटरी जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके से दिखती है। ये यूपीएस का बैक साइड है, ये कैबिन है। ठीक है, ये बैटरी रखी हुई है, 2 बैटरी रखी हुई है। ठीक है, 12 और 12 24 वोल्ट का है ये इन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं, यूपीएस। ठीक है, 24 वोल्ट का है। अब 17 क्वेश्चन पे चलता है। ये है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम, ठीक है, ये पूछा है कि इम्पीडेंस जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ट्रांजिस्टर का किसी भी, वो मैक्सिमम किसका होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, या नन ऑफ दिस। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ। उस चार्ट में आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि उसमें आउटपुट भी पूछा जाता है, इनपुट भी पूछा जाता है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस भी पूछा जाता है। जो मैं आपको बताऊंगा बस वो आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है।
आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो कॉमन जो बेस होता है हमारा, ठीक है, ये भी मैं लाइन खींच देता हूँ। ये कॉमन जो बेस होता है इसको बहुत ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ये रहा कॉमन बेस, ठीक है। इसका सर्किट आप एक बार ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये पूछ लेता है कि आउटपुट कौन से सिरे से इसका निकलता है या इनपुट कौन से सिरे से इसका जाता है, ठीक है, इन होता है। तो इसके सर्किट ध्यान से देख लेना, या तो आपके पास बुक होगी उस बुक में देख लेना, या तो मैं अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको बेसिक्स पढ़ा सकता हूँ अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बेसिक पढ़ाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा और टाइम काफ़ी उसमें लगेगा। अगर आप बोलते हो तो मैं बेसिक पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन और फेस इन्वर्जन। फेस इन्वर्जन सिर्फ कॉमन एमीटर में होता है और 180 डिग्री का फेस, 180 डिग्री फेज इन्वर्जन होता है, ठीक है। 180 डिग्री का फेज इन्वर्जन होता है। सिर्फ फेज इन्वर्जन कॉमन एमीटर में होगा और ये ध्यान रखना है। और इसी को ही कलेक्टर फॉलोअर कहते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन आया था पहले, वो मैंने बताया था। अब बात करें इस क्वेश्चन की, आउटपुट इम्पीडेंस। जो आउटपुट इम्पीडेंस जो मैक्सिमम होता है वो कॉमन बेस में होता है और मिनिमम होता है कॉमन कलेक्टर में। ये दो याद रखना है, कॉमन जो एक तो मैक्सिमम याद रखना है, एक तो मिनिमम याद रखना है, बस बीच का कोई याद नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं पूछा जाता। अब जो आउटपुट है वो कॉमन बेस में हाई होता है और कॉमन कलेक्टर में लो होता है। लो रेजिस्टेंस इसमें, हाई रेजिस्टेंस इसमें होता है, मतलब कि कॉमन बेस से वापस करंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। और अगर इनपुट इम्पीडेंस की करें, इनपुट इम्पीडेंस मतलब कि जहाँ से सिग्नल इन होता है, जैसे ये लगा है ना, ये सिग्नल जनरेटर है, ये सिग्नल जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीलेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीलेटर सिग्नल जनरेटर का ही काम करता है। ये जब यहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ से जब जाएगा ना, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये इनपुट है, ठीक है। और यही पूछा है कि इनपुट इम्पीडेंस सबसे हाई किसका होगा। सबसे हाई जो होगा कॉमन कलेक्टर का होगा, सबसे लो कॉमन बेस का होगा। अब इससे दो चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल गई हैं। अगर इनपुट इम्पीडेंस आए, ठीक है, अगर इनपुट इम्पीडेंस आए कि हाई किसका होता है, इनपुट ये दोनों ही मैं बता देता हूँ, सॉरी एकदम से दोनों ही बता देता हूँ, एक एक क्या होता हूँ। इनपुट इम्पीडेंस हाई किसका होता है और लो किसका होता है, ये दोनों ही आपको बात है। इनपुट इम्पीडेंस होता है हमारा, एक तो कॉमन कलेक्टर लेके चलना है, ये कॉमन बेस हो गया, ठीक है। अब जो आउटपुट इम्पीडेंस आएगा ना, वो इसका उल्टा हो जाएगा, ये कॉमन बेस हो जाएगा और ये कॉमन कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनपुट की बात आएगी तो कॉमन कलेक्टर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और आउटपुट की बात आएगी तो कॉमन बेस में सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बस इतना ही याद रखना है। बाकी पावर गेन और करंट गेन और वोल्टेज गेन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बेसिक्स में ये सब कुछ मैं बेसिक्स में पढ़ा दूंगा। अगर आप कहोगे तो बेसिक्स से मैं पढ़ा दूंगा, तो ये सब बेसिक्स में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 18 क्वेश्चन। ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज नोन एज। डोप्ड सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? पहली बात तो ये डोप्ड का मतलब होता है कुछ इम्प्योरिटी। एक शब्द ये डोप्ड आपने सुना होगा डोपिंग से, ठीक है, डोपिंग से सुना होगा। ये जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, ये इंजेक्शन लेते हैं, मतलब कि ये कुछ इम्प्योरिटी अपने अंदर डालते हैं, जिस वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया आता है, ठीक है। एक तो डोपिंग वो होता है, और यहाँ पर डोप्ड जो शब्द है वो उसी तरीके से यूज़ किया है। एक अशुद्ध सेमीकंडक्टर पूछा गया है, वो किसको कहा जाता है, किसको यह जाना जाता है अशुद्ध सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये किससे, ये एन बनाता हूँ, इसको एम बन गया, ठीक है। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है।
इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिला के ही ये एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये हमारे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम। दो तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये याद रखना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिला के पी टाइप बन जाता है, वही एन टाइप बन जाता है। कुछ और इम्प्योरिटी वो मैं आपको इस चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, एक्सट्रिंसिक बहा कहते हैं, बहा। ठीक है, देख लेना आप। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, पुअर कंडक्टिविटी होती है। जब इसमें कुछ मतलब कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, अब इम्प्योरिटी भी उसी हिसाब से मिलानी होती है कि हमें इसे एन टाइप का बनाना है, पी टाइप का बनाना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं। अगर जब भी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, वो एक तरीके इंसुलेटर का काम करने लग जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स हैं वो बराबर हो जाते हैं तो वो एक तरीके से इंसुलेटर का काम करने लग जाता है। ठीक है, अगर जैसे ही होल्स ज़्यादा होने लग जाते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। मेरी बातों को है ना ध्यान से सुनना है आपको, मैं लिखता भी जाता हूँ। अगर होल्स ज़्यादा हो जाएंगे किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, ठीक है, तो वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएगा। अगर जैसे ही उसमें एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहला जाएगा। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, या ये डीआरडीओ हो या डीएमआरसी हो या नोएडा मेट्रो या इसरो हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, किस में बराबर होते हैं, या तो सेमीकंडक्टर होगा या तो इंसुलेटर होगा। ठीक है, और पी टाइप में क्या सबसे ज़्यादा होगा, होल्स की मात्रा ज़्यादा होगी पी टाइप्स में, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होगी। ये याद रखना है आपको, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखो ये है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना है तो सिलिकॉन में, यहाँ लिखता हूँ मैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में फोस्फोरस एन टाइप का बनाना है तो फोस्फोरस, एंटीमनी या आर्सेनिक जैसे ये मटेरियल मिलाए जाते हैं, जिस वजह से वो जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है उस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, क्योंकि अभी ये पैरेलल है, 1:1 में है, एक ये है एक ये है, यानी कि इक्वल हो गया ना, 1:1 रेशो में हो गया, तो ये इक्वल हो गया। और जैसे ही हम इसमें एन टाइप या इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर मिला, फोस्फोरस, एंटीमनी जैसे मिला देते हैं ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। और वैसे ही हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो गैलियम, इंडिनियम, एल्युमिनियम, बोरोन जैसे ये तत्व मटेरियल को हम मिलाते हैं जब ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो ये इसमें होल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाते हैं। ठीक है, पी टाइप एन टाइप समझ में आ गया। और जैसे ही पी टाइप बन जाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो गई, तो इस वजह से ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हम डोम्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं। ये मैंने पूरा डिटेल्ड समझा दिया। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके इन्वॉल्व हो गए। पी टाइप में क्या ज़्यादा होता है अगर पूछा जाए, एन टाइप में क्या ज़्यादा होता है, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होता है, क्या मिलाने पर कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, ये आने वाले पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। नेम द फ्लिप फ्लॉप विच पोसेस ए सिंगल इनपुट, जिसमें सिंगल इनपुट होता है सिर्फ। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा या देखा होगा तो सिंगल इनपुट सिर्फ एक डी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होता है, सॉरी मटेरियल कह रहा हूँ, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में होता है। ठीक है, ये इनपुट हो गया और यहाँ पर एक क्लिक होगी, क्लिक मतलब एक क्लॉक जनरेट होता है उसको। ठीक है, यहाँ पर इसको सी बोल देते हैं, यहाँ से आउटपुट निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा।
ठीक है, यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा और ये हमारा डी हो गया, ये इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लॉक जनरेट होता है, वो जाता है हाई या लो में। ठीक है, जो भी हमारा फ्लिप फ्लॉप में सिग्नल यूज होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है, पहली बात ये। ठीक है, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनना है, डिजिटल होता है। ठीक है, डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल में सिग्नल सिर्फ 1 होता है या 0 होता है, इसके अलावा कोई भी सिग्नल नहीं होता डिजिटल में। ठीक है, 1 को हाई कहते हैं और 0 को लो कहते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखना, क्योंकि मैं हमेशा हाई और लो बोलता हूँ। हाई का मतलब 1 हो जाता है, लो का मतलब 0 हो जाता है, ये डिजिटल सिग्नल होता है। ठीक है, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं उनमें डिजिटल सिग्नल काम करता है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें हाँ, इसमें ये RS वाला है, इसको हटा दीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये RS। डी फ्लिप फ्लॉप में 2 कंडीशन बनती है, एक तो 0 की और एक 1 की। ठीक है, 0 में जब देते हैं, जब 0 जाएगा तो रीसेट हो जाता है, जब 1 आता है तो सेट हो जाता है। फॉरबिडन और नो चेंज कब होता है, जब यहाँ पर जो क्लॉक है ना, क्लॉक जब जनरेट क्लॉक पे सिग्नल देते हैं तब यहाँ पर ये 2 कंडीशन बनती हैं, नो चेंज की और फॉरबिडन की। ठीक है, वैसे 2 याद आपको रखना है, ये वाला जब हाई हाई होता है सिग्नल तो सेट हो जाता है मामला, मतलब मामला सेट होने से मतलब है कि आगे चला जाता है करंट। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा मामला सेट करने का मतलब। और जब 0 रहता है यानी कि लो सिग्नल रहता है तो रीसेट हो जाता है, मतलब रीसेट का मतलब है वापस उसी स्टेट में आ जाना, जैसे कि कहते हैं ना मेमोरी लॉस, वैसी रीसेट जब 0 भेजेंगे तो रीसेट हो जाएगा वापस, जो जैसी कंडीशन में था ना शुरू वाली वैसी में आ जाएगा, जैसे फ़ोन को रीसेट मारते हैं उस तरीके से ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहते हैं 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के बेस कितना होता है, मतलब कितने डिजिट होते हैं उसके अंदर हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हेक्सन और हेक्साडेसिमल को अल्फा न्यूमेरिकल भी कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल इसमें होते हैं 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल और इसमें ए से लेकर लास्ट के जो होते हैं वो एफ तक होते हैं। हाँ, ये हो गए 16। ठीक है, ये जो लास्ट के हैं, बाकी तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, ये तो डिजिट में होते हैं और ये अल्फ़ाबेट में होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल। डिजिट मतलब नंबर में। ठीक है, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी कहा जाता है। मैंने ये भी बता दिया क्योंकि एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आया था नोएडा लखनऊ मेट्रो में 2016 के पेपर में आया था कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल किसको कहा जाता है। ठीक है, और नीचे ऑप्शन दे दिए थे हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल जैसे ऑप्शन दे दिए थे, तो उसमें एक हेक्साडेसिमल भी था। तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल कैसा होता है, हेक्साडेसिमल होता है, क्यों होता है वो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देख सकते हो 1 2 3 0 इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पर 0 भी आएगा एक और यहाँ पर 0 0 0 रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 9 तक रहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल में 10 हो जाएगा, यहाँ पर A B C D E और F। इसको ठीक है, इसको और इसको याद कर लेना है, 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, और इसको याद करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इन दोनों को याद कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इसको और इसको, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए आ गया ना, फिर ए की क्या वैल्यू डालोगे आप बाइनरी में। ठीक है, इस वजह से आप इसको याद कर लेना, ठीक रहेगा। बाकी 16 होता है। ठीक है, 9 तक ये हो गए, बाकी ये हो गए। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया था वहाँ पर, सॉरी, 15 हो गए ना, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक तो 10 हो गए। 0 से होता है ना, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हो गए, 10 से और ये 15 6 होगा। ठीक है,
पूरे 16 हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, जिनर डायोड किसको कहा करते हैं, या एक तो जिनर डायोड किसको कहते हैं, या जिनर डायोड का यूज़ क्या होता है, और इसके कितने टर्मिनल होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि आपको पता है जिनर डायोड का मैंने बताया था आपको कि ये रेगुलेटर का काम करता है, ठीक है। जिनर डायोड एक रेगुलेटर का काम ही करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जिनर डायोड को यूज़ कैसे किया जाता है। जिनर डायोड को हमेशा रिवर्स बेस्ड में यूज़ करते हैं, रिवर्स ब्याज में यूज़ करते हैं, ठीक है। हमेशा उल्टा लगाते हैं जिनर डायोड को यूज़ करते समय, जिस वजह से ये जो है वो रेगुलेटर का काम कर पाता है, ठीक है। रेगुलेटर का काम तभी कर पाएगा जब इसको रिवर्स बेस पे लगाया जाएगा। तो ये आप सर्किट डायग्राम देख लो, ये लगा हुआ है रिवर्स बेस पे। रिवर्स बेस पे आप पूछेंगे कैसे लगा हुआ है, ये भाई प्लस है, ये माइनस है। ये आपको मैंने बताया था कि ये है आपका कैथोड और ये आपका एनोड, ठीक है। करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता है, ठीक है, मगर यहाँ से पॉजिटिव करंट आ रहा है, और जबकि ये सिरा यहाँ होना चाहिए ताकि करंट यहाँ आ पाए, ठीक है, मगर ये लगा हुआ है उल्टा। तो जिस वजह से करंट इसमें जितना वोल्टेज का होगा उतना ही वोल्टेज वो आगे पास करने देगा। जैसे ही ओवर होता है उससे वोल्टेज, वो उसको ग्राउंड कर देगा। जितने की ज़रूरत नहीं है वो उसको ग्राउंड कर देगा, बाकी अंदर जाने देगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिवर्स बेस पे लगाया जाता है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, जो नहीं आए समझ में कर देना कमेंट। चलते हैं 22 क्वेश्चन है। ये हमारा आइडेंटिफाई करना है हमें कि ये ब्लॉक डायग्राम किसका है। चलो आइडेंटिफाई करते हैं ये ब्लॉक डायग्राम है किसका। ये आप देख सकते हो एसी इनपुट है, ठीक है। एसी टू डीसी कन्वर्जन लगा हुआ है, मतलब कि अब जो करंट जाएगा वो डीसी में होके जाएगा। अब जो करंट जाएगा वो डीसी में होके जाएगा। एसी से डीसी में यही कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि अब जो करंट आगे जाने वाला है वो डीसी में करंट आगे जाने वाला है। मतलब कि बीच में बैटरी होगी, वो जो हमारा पावर है वो स्टोर करेगी। फिर एक इन्वर्टर लगा होगा, वो उसका काम होगा डीसी टू एसी काम करना, डीसी टू एसी, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्टोर कर रहा है, यहाँ डाटा यहाँ पर मतलब करंट जा रहा है, ठीक है। ये एसी टू डीसी कन्वर्जन लगा हुआ है। अब क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा या ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अब किस कंडीशन में क्या फ्लो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, उस कंडीशन में इन्वर्टर तो लगा ही है, करना तो इसको डीसी से भी करंट डीसी से एसी में ही है। जब ये ऑन होता है तो करंट यहाँ से जा रहा होता है हमारा, ठीक है, वो भी डीसी में बन के जा रहा होता है। और जहाँ से जैसे ही जहाँ कट आउट होगा यहाँ से फीडबैक मिलेगा, तो ये यहाँ से चार्जर मतलब यहाँ से ऑन करेगा, स्विच लगे रहते हैं, यहाँ से ऑन करेगा, यहाँ से बैटरी इसको इन्वर्जन को देना स्टार्ट कर देगी। मतलब इसको वर्क ही डीसी पर करना है। और जब भी एसी से डीसी में एक बार करंट कन्वर्ट हो गया, शुरू में ही कन्वर्ट हो गया, अप्लायंस में डीसी के थ्रू होता हुआ जा रहा है, फिर यहाँ से डीसी टू एसी लगा हुआ है। तो इसका मतलब आप ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम आपको देखने से समझ में नहीं आएगा, वो बस आपको एक चीज़ पकड़ लेना है। शुरू में वो एसी टू डीसी हो रहा है, अप्लायंस लोड से जाने से पहले ही एसी टू डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हो रहा है, ठीक है, अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो जो ऑनलाइन वाले हैं वो हैं। क्योंकि ऑनलाइन में अनट्रिप्ट जो होती है, मतलब जो खेद होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 0 नैनो सेकेंड का होता है, नैनो सेकेंड का मान के चलो उसमें, ठीक है। तो इस वजह से जो कंप्यूटर जो हमारे जो डाटा वगैरह है वो लॉस नहीं होता, ना कंप्यूटर शट डाउन होता है, इसलिए ऑनलाइन यूज़ भी किया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इससे आप इजीली तरीके से पहचान सकोगे। कहने का मतलब ये है, ये एक तरीके से ट्रिक है कि अगर जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है उसमें अगर पहले ही दिख जाए आपको एसी टू डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, और बाद में दिख जाए कि उसमें एक इन्वर्टर भी लग रखा है और कन्वर्जन लग रखा है, दूसरे में इन्वर्टर लग रखा है, जैसे ही आपको दोनों ही दिख जाएं तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वो ऑनलाइन ही यूपीएस होगा।
अगर एसी हमारा डायरेक्ट जा रहा होता लोड की तरफ या अप्लायंस की तरफ, और बीच में से हमारा एक कन्वर्जन लगा होता जो कन्वर्जन करता है एसी टू डीसी, ठीक है, फिर उसके थ्रू जाता, तो फिर वो हमारा ऑफलाइन जो है यूपीएस हो जाता। ठीक है, काफ़ी कुछ समझा चुका हूँ, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अब फिर मैंने समझा दिया है। और बाकी जो समझ में ना आए कमेंट कर देना। यह है 23वां क्वेश्चन। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, ये आप सभी को पता होगा, मैं मान के चलता हूँ। V इजकल टू आई आर, ये हमारे एक एक्सप्रेशन होता है जो कि ओम्स लॉ ने दिया था। ठीक है, ओम्स लॉ से मिला था। ठीक है, V इजकल टू आई आर। अब इसमें कुछ आपको देखने की बातें हैं, वो आप देखते हैं क्या है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है या वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। पहले बताता हूँ ये किस तरीके से कितने कितने बन सकते हैं। एक तो V इजकल टू आई आर हो गया, ठीक है, इससे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमें करंट और रेजिस्टेंस पता हो कितना है। रेजिस्टेंस हमेशा ओम में होता है, करंट हमेशा एम्पियर में होता है, और वोल्टेज हमारा वोल्ट में होता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बता दी। अब मेरे को अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा V अपॉन आई होता है। ठीक है, V अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब जब I की बात करें तो V अपॉन आर होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई तो बच्चे कन्वर्ट करते समय भी गलत कर देते होंगे और जल्दी में टिक भी गलत कर देते होंगे, तो वो नंबर कटेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, यूनिट इनकी लिख दी है, किस में मेजर की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा भी, देखो यहाँ पर लिखा होगा मैंने, ये हाँ ये रहा, आई इजकल टू वी अपॉन आर, आई इजकल टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो ये कुछ जो टर्म है वो याद रखनी है आपको, ताकि ऑन द स्पॉट बस टिक करना, कहानी खत्म। अब कह रहे हैं एक बाइनरी सेल है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे। अब क्या कहेंगे उसको, मैं ये आपको बता चुका हूँ कि फ्लिप फ्लॉप ही एक ऐसा है जो हमारा स्टोर करता है 1 बाइट। ठीक है, ये लिखा 1 बाइट। फ्लिप फ्लॉप ही हमारा एक ऐसा उपकरण है जो हमारा 1 बाइट डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये टिक कर दिया, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। फ्लिप फ्लॉप, अब जे के फ्लिप फ्लॉप में कह रहा है कि जे भी हमने 1 हाई दे दिया, हाई बताया था मैंने इसको, ये भी हमें हाई दे दिया, जे और के दोनों ही हाई दे दिए, तो बताइए क्यू जो आउटपुट है वो क्या आएगा। 0, टॉगल 1 या नो चेंज। जब भी हम दोनों ही हाई दे देते हैं उस केस में हमारा जो आउटपुट हो जाता है वो टॉगल हो जाता है। ठीक है, आप पूछोगे ये टॉगल क्या होता है, तो भाई इसका पूरा चैप्टर है फ्लिप फ्लॉप का, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपके पूरे समझ में आ जाएगा, ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ टर्म्स होती है ये तभी समझ में आएंगी। एक लैच हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, ये टॉगल, लैच लैच लैच। और ये कब होगा, जब क्लॉक यहाँ पर लो होगा। तो ये जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप ये याद रख लेना कि जब दोनों ही हाई देते हैं, जब दोनों ही हाई देते हैं तब सिर्फ टॉगल बनता है हमारा। ठीक है, और ये कई बार पूछा गया है पेपर में, तो इसको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी टर्म्स होती है कि ये सिर्फ जब थियोटिकल पढ़ाते हैं तभी आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं 26वां क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर स्विच आर नॉट यूज्ड। ट्रांजिस्टर स्विच है किसमें यूज नहीं किया जाता है। देखो मल्टी वाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, पल्स जनरेटर में जिसमें पल्स जनरेट होती है, पल्स बोले तो ये पल्स। इसको कोई बता दे, कमेंट बॉक्स में बताना इसको क्या कहते हैं। जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा होगा वो बताएगा कि ये कौन सा सिग्नल है, इसको कौन सा सिग्नल कहते हैं, इसको कौन सा सिग्नल कहते हैं।
ठीक है, और इसको कौन सा सिग्नल कहते हैं। ठीक है, इसको और इसको दोनों को बताना कमेंट बॉक्स में कि इसको इसको कौन सा सिग्नल कहते हैं, इसको कौन सा सिग्नल कहते हैं। मल्टी वाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर स्विच का यूज़ होता है। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं उस प्रतिरोध, उनमें कोई भी तरीके का कुछ भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी तरीके का उपकरण नहीं है एक तरीके से जिससे कुछ चीज़ें मिलके बनाई गई हों। एक तरीके से वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का काम करता है, उसमें सिर्फ कार्बन कंपाउंड होते हैं और कुछ नहीं होता। रेजिस्टेंस हमारा सही आंसर है। ये डीएमआरसी में भी पूछा गया है, नोएडा मेट्रो में भी पूछा गया है, और डीआरडीओ के क्वेश्चन पेपर है उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, वो सभी मैं आपको कराऊंगा, मेरे पास उसके क्वेश्चन है सारे, मैं आपको कराने वाला हूँ। अब कह रहा है 27वां क्वेश्चन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, अब ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो कैरियर टर्म है, ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी टर्म है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटेंसिक और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में बताया था कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। उसमें मेजॉरिटी कैरियर किसकी होती है और माइनॉरिटी कैरियर किसकी होती है। पी टाइप की क्या, पी टाइप में क्या ज़्यादा होता है और एन टाइप में क्या ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर उतना आपने ध्यान से सुना हो या समझा हो तो मैं इसको बताता हूँ, फिर उसके बाद आंसर बताऊँगा। ठीक है, इसका क्या है। एन टाइप जो ट्रांजिस्टर मैंने बनाया था उस दिन, बताया था, कल की बात है शायद या परसों की। ठीक है, अब ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है और बीच वाला पॉजिटिव है। मैं इसको है ना आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रिक है। इसको पी टाइप एन टाइप अभी कुछ समय के लिए भूल जाइए, जिससे आप ये पता कर पाओगे कि इसके टर्मिनल कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आप इसको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल मान लेना। ठीक है, अब करंट जो फ्लो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा तो एरो हमारा इधर आ जाएगा, और जहाँ एरो आ जाए वो एमीटर हो जाता है, और जहाँ एरो ना आए वो कलेक्टर हो जाता है। और जहाँ सिर्फ एक ही तरीके की प्योरिटी रहती है, ठीक है, एक ही तरीके की इम्प्योरिटी रहती है, एक टर्मिनल जो सबसे अलग रहता है वो बेस हो जाता है हमारा। टर्मिनल के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ बना दिया। अब जो सेम तरीके के टर्मिनल होते हैं ना, ये सेम तरीके के, उसके बीच में ये पी है तो उसको बोल देंगे एन पी एन, एन पी एन। और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव होता और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होता, तो ये एरो उल्टा बन जाता। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पी एन पी। अब मैंने ये दोनों एक ऐसी ट्रिक बता रखी है आपको, अभी जो मैंने बताई हैं वो बेहतरीन ट्रिक है। उससे आपके पास अगर कोई भी सिंबल आता है तो तुरंत पहचान लोगे एन पी एन और पी एन पी किसको कहते हैं ट्रांजिस्टर, या दिखने में कैसा होता है वो। ठीक है, अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल देसी जुगाड़ है, बिल्कुल देसी। एन और एन और पी। एन में मैंने क्या बताया था आपको, बताइए ज़रा, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें इम्प्योरिटी इस तरीके से मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर मटेरियल में कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, और पी टाइप कौन से बताए थे मैंने, जिसमें होल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें होल्स, एक सेकंड में देखूँ वीडियो चालू है कि नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसमें होल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब मेरे को आप ही बताइए कि इसमें क्या सबसे ज़्यादा है, डिजिट बताइए आप क्या सबसे ज़्यादा है, एन सबसे ज़्यादा है या पी सबसे ज़्यादा है। सब बोलेंगे एन सर सबसे ज़्यादा है। अगर एन सबसे ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हुए। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, हाँ ये सही आंसर हुआ। ठीक है, बेसिक फंडा है, बिल्कुल देहाती जिसको बोलते हैं कि क्या ज़्यादा दिख रहा है वही आंसर। ठीक है, अगर इसमें अगर ये ट्रांजिस्टर होता पी एन और पी, इसमें क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा, इसमें कहेंगे बच्चे सर पी दिख रहा है हमारे, तो पी में क्या ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, होल्स ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया आपको, तो उस टाइम क्या आंसर हो जाता आपका, होल्स हो जाता। तो ये देसी ट्रिक है भाई, बेहतरीन वाली, ये बस आपको याद रखनी है। आप पी एन पी, एन पी एन,
मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में क्या मतलब सबसे कम कौन सा दिख रहा है इसमें, n दिख रहा है, इसमें p दिख रहा है, तो वही हो जाता। ठीक है, और मैं और मैंने ये आपको डायग्राम भी बता दिया कि किस तरीके से पहचानोगे। ठीक है, अब आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत हो, बस आपको थोड़ा मेरी बात को सोचना है, सर ने क्या कहा था, थोड़े कंसेप्ट को याद रखना है और तुरंत ही अपने फंडे लगा के तुरंत ही एक तरीके से आंसर को टिक कर देना है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैंने बता दिया। देखो ये माइनस 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 दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये प्लस प्लस दिख रहा है, ये होल्स हैं। और ये मैंने बताया था जो बीच में होता है और जो सबसे अलग होता है वो हमारा बेस हो जाता है। ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ डेसिमल नंबर। ये हमें डेसिमल दे रखा है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो सिर्फ ऑक्टल और बाइनरी में जो ऑक्टल और बाइनरी है उसमें वो लगती है। ठीक है, जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, ध्यान रखना है, सारी बातों को मतलब ब्रेन में स्टोर करके रखना है। अब ये 108 है और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, 0 और 1 डिजिट होते हैं। ठीक है, 1 डिजिट, टोटल डिजिट कितने हो गए, ये 2 डिजिट हो गए। तो हम क्या करेंगे, 108 को डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, डिवाइड करते चलेंगे। अब ये किससे, 2 के पहाड़े में ये कितने बार में जाएगा, 5 और 4 यानी कि 54 बार में जाएगा। ठीक है, 54 बार में जाएगा। अगर 54 से अगर हम इसको काटते हैं, यहाँ से यहाँ पर मैं ना आपको डिवाइड भी करके दिखाता रहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको डिवाइड भी करता दिखाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको 2 से 1 0 और 8 तो कितना आएगा, 54 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आप 108 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो वो 0 यहाँ लिख देना है। ठीक है, और जो क्वोशंट है ये इसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब फिर 2 से करना है डिवाइड। अब इसको ही 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 54 को 2 से डिवाइड करना है। कितने बार में जाएगा बताइए, हाँ अभी कितने बार में जाएगा, ये गया 2 बार में और ये 14 गया 7, मतलब गलत कर दिया, 27 क्वोशंट है। और ये 54 आ गया और यहाँ पर आ गया 0, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर अब लिखेंगे 27। अब इसमें एक और ट्रिक है। अब ये ट्रिक होगी, आपको अपना दिमाग लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। कैसे, 0 और 0 आ गया हमारा, एक सेकंड में ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ये 0, अच्छा वाइट में है क्या, ये 0 और 0 हो गया। ठीक है, अब जब इसको डिजिट को लिखते हैं ना तो यूं करके लिखी जाती है, मतलब पहले ये वर्ड आएगा, जो सबसे नीचे होगा पहले वो वर्ड आएगा, जो सबसे नीचे होगा वो पहले वो वर्ड आएगा। ठीक है, जो सबसे नीचे होगा पहले वो वर्ड आएगा, फिर उसके बाद ऐसे होता है, सबसे लास्ट में ये वर्ड लिखे जाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में ये वर्ड लिखे जाएंगे। अब लास्ट में सबके देखना है कि 00 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है काट दो इसको, इसमें आ रहा है नहीं आ रहा काट दो इसको, इसमें आ रहा है, इसमें तो 00 ही नहीं आ रहा, काट दो इसको। क्या ऑप्शन बचा आपके पास, 3 बचा ना। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आंसर तो आपका आ जाएगा। इतने में आपके बगल में जो बैठा है ना बंदा, वो 3-4 क्वेश्चन कर चुका होगा। ठीक है, तो जितना पेपर में जितना कम समय आप क्वेश्चन में लगाएं उतना बहुत आप क्वेश्चन के लिए बढ़िया रहता है। बाकी आप इसको सॉल्व कर दो तो कुछ है नहीं इसमें, 27 से आप काटोगे और फिर 27 से करोगे। ठीक है, 200 करोगे तो यहाँ पर आ गया एक सेकंड। ठीक है, अब इसको करोगे 27 यानी कि 14 बार में 28 आता है। एक सेकंड, 14 बार में 28 आता है, एक कम लेना पड़ेगा यानी कि 13। यहाँ 26 कर दोगे, यहाँ 1 बचेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा हमारे पास, 2 से किया था। और यहाँ क्वोशंट कितना है, 13 है ये। अब ये 13 को डिवाइड कर दो, जो आता जाएगा उसको क्वोशंट को डिवाइड करते जाना। अब करोगे 2 से 3 है, कितने बार में जाएगा ये, और इसको जाएगा 6 बार में, ये 12। और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर भी 1 लगा दो। कितना 1 हो गया, 1 इसका आ गया और 13 का 1 ये हो गया, ठीक है। 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। अब कितना आया, 6 आया है। अब फिर 2 से कर दो, ठीक है। अब 6 को मैं यहाँ कर देता हूँ, ये 6 है, 2 से गया, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो अब यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ से तो 0 आ जाएगा। तो कितना आया क्वेश्चन, 3 आया, ये 2 आया। 3 कितने बार में जाता है, ठीक है, 1 बार में। ये आया, ये आया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इस 1 को इस 1 से लिखना है, ठीक है। 1 1 0 1 1 0 और 0, ठीक है। ये रहा, और इसको मैच कर लो, ठीक है। सही है सब। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मगर ये एक तरीके से मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ी होगी। जब आपको 2 डिजिट से ही पहले शुरू के आंसर मिल गया है कि तो फालतू में इसको अपनी नॉलेज वहाँ पर किसको दिखानी है आपको करके कि हमें पूरा आता है। कोई नहीं है वहाँ पर चेक करने वाला, ठीक है, कि आपने कितना रफ पेपर में लिखा है। तो इस वजह से कॉमन सेंस लगाओ, जितना कम लिखना पड़े, जितना कम टाइम लगाना पड़े उतना कम टाइम लगाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये इसका आंसर है, विच सिंबल ऑफ द लॉजिक गेट इज शो इन द फिगर, ठीक है। ये जो आपके पास सिंबल है, ये किसका सिंबल है, बताओ जल्दी बताओ किसका सिंबल है। अधिकतर बोलेंगे सर एंड का सिंबल है, यानी कि चलो ठीक है भाई एंड का सिंबल है, मगर फिर ये क्या है, ये क्या चीज़ है, बताइए ये क्या चीज़ है। अगर ये एंड का सिंबल है तो ये क्या चीज़ है, ये है, इसको बोलते हैं नोट, नोट। और इसको इन्वर्जन भी कहते हैं, इसको इन्वर्जन भी कहते हैं और इसको नोट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, इन्वर्जन और नोट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डिजिट जो यहाँ से जो हमारा सिग्नल आता है ना, उसको यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, जो एंड पे हमें आउटपुट मिलता था उसको पलट देता है, इन्वर्जन कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। जैसे यहाँ पर हाई आ रहा होगा ना, तो ये नोट क्या कर देगा, उसको लो कर देगा। ये नोट क्या कर देगा, उसको लो कर देगा। अगर यहाँ पर लो होगा तो उसको क्या कर देगा, हाई कर देगा, ठीक है, उसको हाई कर देगा। तो ये सारा काम नोट का होता है। और इस नोट के लगने से या ये और होता या ये और होता, ठीक है। अगर यहाँ पर नोट लग गया तो ये नोर बन जाएगा। और एन का मतलब क्या बनाया था मैंने, नोट, ठीक है। इसको याद में रखना है, ठीक है। और जैसे कि आपका ये सिंबल बना ही हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये नोट लगा हुआ है, तो क्या बन गया, ये एन और बाकी का आपका एंड गेट है ही, तो इसको बोलते हैं हम नैंड गेट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे ये भी बन जाता है कि भाई वो कौन से गेट होते हैं जो जिनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया और कईयों को पता भी नहीं होगा। तो ये जो नैंड और नॉर जो होते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इनसे आप किसी भी तरीके की गेट बना सकते हो, इनसे किसी भी तरीके के गेट बना सकते हो, तो इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ठीक है। और वीडियो होगी समाप्त क्योंकि क्वेश्चन हो गए समाप्त, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपने जो भी भाई बहन ITI में पढ़ते हो उनको जोड़ लीजिए क्योंकि उनकी नॉलेज को एनहेंस करने में मैं आपकी मदद करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल मिलते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।